हाय एवरीवन, वेलकम टू दैट सैलरीड गाय चैनल। और आज मेरे साथ में बहुत अच्छे फ्रेंड राहुल प्रकाश हैं। राहुल जो है मेरे साथ आईएमटी में थे, और राहुल को अगर मैं दो शब्दों में समराइज करना चाहूँ तो इंटेलेक्चुअली ब्यूटीफुल कहना चाहूँगा मैं भाई के लिए, क्योंकि इनको जो है जितना भी हम लोग ने इकोनॉमिक्स रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं अपने एमबीए में, राहुल के थ्रू ही सीखी हैं। राहुल जो है सीएफए इन्होंने क्रैक कर रखा है, एफआरएम क्रैक कर रखा है, उसके अलावा जो है इन्होंने मास्टर्स कर रखा है इकोनॉमिक्स में, और ये हमारे साथ आईएमटी में थे, फाइनेंस में इनके बहुत अच्छे ग्रेड्स थे। और उसके अलावा राहुल अभी आरबीआई में भी थे कुछ दिन, उसके बाद अभी अपने पीएचडी करने जा रहे हैं यूएस, जो इसके बारे में ये थोड़ा बेटर आपको बता पाएंगे। और अगर मैं ये कह पाऊँ कि अगर कोई फाइनेस्ट माइंड्स हैं अगर इस समय कंट्री में, अगर कोई इकोनॉमिक्स रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो उसमें राहुल ही। और आई एम वेरी श्योर कि अभी आप ये चैनल देख रहे हैं, आज से 5-10 साल बाद जब आप दोबारा आएंगे तो आप राहुल को पहला इंटरव्यू जब आप सर्च करेंगे तो हमारे ही चैनल पे पाएंगे, क्योंकि राहुल, आई एम वेरी श्योर ही इज गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल इन हिज कैरियर। सो राहुल, वेलकम टू दी चैनल। और थोड़ा सा अपने थैंक यू बारे सर। में आप ब्रीफ इंट्रो दो बाबा, और बताओ कि जो है क्या आप अभी करेंटली क्या कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत सी चीजें करते रहते हो, तो अभी आप क्या कर रहे हो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम सब। थैंक यू सन, बहुत ज़्यादा ही बड़ाई कर दी है। एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग किया है बीआईटी मिश्रा से, और उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद मैं कुछ दिन तक कोर सेक्टर में जॉब किया। उसके बाद एक आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक ओपनिंग थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फेलो करके। तो उस ओपनिंग के थ्रू मैंने अप्लाई किया और थोड़ा एग्जाम्स हुआ। उसमें मोस्टली एग्जाम्स जो थे वो जनरल इकोनॉमिक्स, नॉट वेरी इकोनॉमिक्स इन डेप्थ, बट जनरल इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और ये सब का टेस्ट लेके उन्होंने रिक्रूटमेंट किया। उसमें मेरा हो गया, तो मैंने गवर्नमेंट के साथ काम किया। उसके बाद मुझे एमबीए करना था। उसके बाद मेरा ऐसे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग में इंटरेस्ट आना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने एमबीए फाइनेंस में किया। तो सब लोग जैसे करना स्टार्ट करते हैं कि एमबीए फाइनेंस में करते हैं तो सीएफए करना, एफआरएम करना, ये सब स्टार्ट करते हैं, मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट इट एड्स टू योर सीवी। और तुमको कोई भी रिक्रूटर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि आपका अगर सीवी पे ये सब चीज है, सर्टिफिकेशन, देन शॉर्टलिस्ट यू। मेनली मैंने भी इसीलिए करना स्टार्ट किया, ऑनेस्टली बोलूं। बट ऑन द वे, ऑन द प्रोग्रेशन टुवर्ड्स दिस सर्टिफिकेशन, मुझे एक्चुअल सही में इंटरेस्ट आना स्टार्ट किया। मैंने कुछ आईएमटी के प्रोफेसर के साथ कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट भी किए, तो मुझे फाइनली फाइनेंशियल रिसर्च या इकोनॉमिक रिसर्च में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। फाइनली जो मेरा पर्पस था कि मेरे अच्छा कैंपस प्लेसमेंट हो जाए वहां से, आईएमटी से। तो इनफैक्ट जो कंपनी आई थी वो आई थी किसी दूसरे प्रोफाइल के लिए, बट उन्होंने मेरा इस इंटरेस्ट को देखते हुए मुझे एक दूसरा प्रोफाइल में ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद बीच में मैंने आरबीआई के साथ भी काम किया, आरबीआई। और उसके बाद मैं मेनली मेरा प्लान ये था कि मैं पीएचडी करूंगा इकोनॉमिक्स में। उसके बाद व्हेन आई वाज इन एमबीए आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन दैट। तो जब पीएचडी करना था इकोनॉमिक्स में तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपको एक्चुअल रिसर्च बैकग्राउंड कुछ चाहिए, आपका कुछ एक्चुअल रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने चाहिए। तो मैंने एक आईएसबी हैदराबाद में सेंटर फॉर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का सेंटर है, वहाँ मैंने रिसर्च असिस्टेंटशिप ज्वाइन किया। वहाँ जैसे एट प्रेजेंट जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ही वाज द हेड ऑफ दैट सेंटर एट आईएसबी हैदराबाद, बिकॉज ही इज द प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट आईएसबी हैदराबाद। तो उस सेंटर में मैंने काम किया, वहाँ ज़्यादा एक्सपोजर मिला। मैंने अपना इंटरेस्ट भी देखा कि ठीक है, माई इंटरेस्ट इज ऑल्सो अलाइंड, क्योंकि पीएचडी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। उसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना इंटरेस्ट अलाइंड हो जो आपका पीएचडी सब्जेक्ट्स है। तो मैंने अपना इंटरेस्ट अलाइन किया, अपने आप को टेस्ट भी किया कि वेदर आई कैन डू दैट और नॉट। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, बहुत जगह अप्लाई किया, बहुत जगह रिजेक्शंस आए टू बी ऑनेस्ट, कुछ जगह एक्सेप्टेंस आए तो स्टाइपेंड नहीं मिले। फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन से मेरा स्टाइपेंड के साथ एक्सेप्टेंस आया। तो दैट वाज अ ब्रीफ जर्नी बहुत। ओके। और राहुल, जैसे हमने कॉलेज में भी कई बार आपके थ्रू ही पास किया इकोनॉमिक्स पढ़ पढ़ के, तो अगर यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स ये चैनल देख रहे हैं तो उनको आप क्या समझाना चाहोगे? इकोनॉमिक्स को अगर कोई अप्रोच करना चाहता है या ऑप्शनल लेना चाहता है तो क्या होना चाहिए? और इकोनॉमिक्स आपके हिसाब से व्हाई वन शुड लर्न इकोनॉमिक्स एंड व्हाई वन शुड नो इन एंड आउट अबाउट इकोनॉमिक्स? हाँ, तो इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट इसलिए बहुत लोगों को इंटरेस्ट इनफैक्ट मैंने देखा कि इकोनॉमिक्स में आ जाता है, मैं मोस्टली जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं। उसका एक कारण है कि
आपको शुरू में इकोनॉमिक्स जब आप पढ़िएगा 9th 10th में 11th में, तो इट विल बी ए वेरी, विदाउट ऑफेंस टू एनी सोशल साइंस सब्जेक्ट, इट विल बी लाइक काइंड ऑफ कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. बट एज यू एडवांसेस इन इकोनॉमिक्स, तो आपको लगेगा कि इट इज मोर मैथमेटिकली ओरिएंटेड rather देन ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड सब्जेक्ट. ऑल्दो इस होलिस्टिक सब्जेक्ट होता है और हर चीज का पर्सपेक्टिव होना जरूरी होता है, बट इट इज मोर इन द डायरेक्शन ऑफ साइंस rather देन ह्यूमैनिटीज. तो धीरे धीरे मुझे कुछ कुछ अपने, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ता था, मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था जब मैं 10th और 12th में था. तो मुझे इकोनॉमिक्स में वैसे ही धीरे धीरे डेवलप इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि वहाँ भी बहुत लॉजिक और मैथमेटिक्स, लॉजिक के साथ आप मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करते हैं. तो वहाँ जैसे फिजिक्स में यूज करते हैं वैसे इकोनॉमिक्स में भी यूज करते हैं आप. तो यहाँ से मेरा डेवलप हुआ. इनफैक्ट उस समय तक मेरा फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ था. मैं पहला प्राइमरली इंटरेस्ट डेवलप हुआ इकोनॉमिक्स में. फिर धीरे धीरे, क्योंकि फाइनेंस इज जस्ट अप्लाइड इकोनॉमिक्स, तो धीरे धीरे मेरा फाइनेंस में भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ. मोस्टली मैं ये बोलूंगा कि जिसको फाइनेंस में, अगर सही में जिसको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज, एक बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, रिचर्ड फ्रॉइन की. वो ऐसे बुक है कि अगर वो पढ़ के आपको इंटरेस्ट आ रहा है, देन यू आर रियली गुड इन दैट. You can really take the economics as an subject to go deep into that, or to take it as an optional for any other competitive exam also. वो एक बुक जो प्राइमरली इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं है और जिनको इकोनॉमिक्स में सही में इंटरेस्ट है, रिचर्ड फ्रोइन की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वहां से स्टार्ट करें. वो बुक अगर आप समझ पा रहे हैं और उसमें अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप आराम से इकोनॉमिक्स पे आप जा सकते हैं. डोंट थिंक अबाउट द बैकग्राउंड कि आपका इकोनॉमिक्स आप पहले कभी नहीं पढ़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा चीज कि इकोनॉमिक्स में हरदम अच्छा करने के लिए, अगर आपको आगे भी अच्छा करना है, तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का अपना बैकग्राउंड को, एटलीस्ट अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप उसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर लीजिए. अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, तो वो दोनों सब्जेक्ट भी आप साथ साथ पढ़िए, क्योंकि आगे चल के अगर ये दोनों सब्जेक्ट कमजोर हैं, तो फिर इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारा मॉडल समझने में प्रॉब्लम होती है. तो फाइनली ये तीसरा चीज मैं ये भी बोलूंगा, आजकल इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा ये होता है कि मॉडल्स को इम्प्लीमेंटेशन का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है. कि पहले जो होता था कि आप हर चीज पेन पेपर होता था, अब नहीं है. मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स मॉडल्स को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है थ्रू सम स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे स्टार्टा हो गया, सैस हो गया, पाइथन हो गया, इनफैक्ट C++ भी हो गया. तो आप तीसरा चीज इसमें ये कीजिए कि आप अपना कोई भी एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रेफरेबली R या पाइथन, बिकॉज दे आर मोर, आजकल वो ज्यादा यूज होते हैं हर जगह, इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों में. तो ये दोनों में से कोई एक लैंग्वेज पे आप अच्छे से, आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ. मैं जब सेंटर फॉर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स ISB हैदराबाद में अप्लाई किया था पहली बार, तो मेरा नहीं हुआ था वहाँ. और उन्होंने जो कारण, वो दे ऑल्सो गिव यू रीजन व्हाई दे डिड नॉट टेक यू. तो उन्होंने ये कारण यही दिया था कि यू डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस विद द स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्योंकि उस समय तक मेरा सही में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जब मैं जस्ट MBA में था, इनफैक्ट सेकेंड ईयर में. तो बाद में जब मैं व्हेन आई वाज प्लेस्ड इन क्रेडिट स्विस, तो वहाँ फॉर्चुनेटली मुझे टीम जो मिली थी, वो एक मॉडलिंग टीम मिली थी, जी हाँ, इकोनोमेट्रिक्स मॉडलिंग करना था. तो वहाँ जाके मुझे ये थोड़ा सा मॉडलिंग का एक्सपोजर हुआ. तब उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया, तो दे डिड एडमिट मी. तो ये चीज एक इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है. तो ये तीन चीज, प्राइमरली रिचर्ड फ्रोइन, सेकंड थिंग refresh your mathematical and statistical skills, and third is learn at least one statistical programming language, and learn it in a very with good application. हाँ, तो आई थिंक जिसको कैरियर बनाना है उसके लिए तीनों चीज एप्लीकेबल है. जिसको एग्जाम्स के लिए फोकस करना है, उसको पहले दो फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. जिसको एग्जाम के लिए फोकस करना है, यू कैन इजिली स्टार्ट विथ NCERT 12th की इकोनॉमिक्स, जो है बहुत अच्छी बुक है. आप NCERT 12th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करो.
उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स का यूज भी नहीं है, वो सब चीज आपका होगा। और दूसरा, ऑल्दो इट इज नॉट ए बुक, बट इकोनॉमिक सर्वे जो आती है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सम ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट, not only India but of the world. They take input from the various university professor across the world. तो वो डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें, इट विल बी गुड फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और आपको इंटरेस्ट को बनाने में, या अगर आप सब्जेक्टिव कोई आंसरिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे से लॉजिकल पॉइंट्स रखने में वो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट होती है। तो उसको डेप्थ में पढ़ें, डोंट जस्ट रीड कि ये चीज फैक्ट्स, हमको फैक्ट्स मत याद कीजिए, ट्रेंड्स को वहां देखिए। इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको बहुत सारा डेटा मिलेंगे कि अभी जीडीपी ये था, अभी जीडीपी पर कैपिटा ये था, अभी बहुत सारा पॉइंटर्स होते हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं। You do not need to memorize each data point. You just need to observe the trend of the data. और जब भी आप आंसर कीजिएगा तो उसमें डेटा का ट्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट डेटा पॉइंट्स। तो ये 2-3 चीज ध्यान रखना चाहिए पढ़ने के टाइम। और राहुल, आपने आरबीआई ग्रेड बी भी निकाला था, तो वो एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन की थी, और उसके लिए अगर कोई व्यूअर्स माय टिप्स चाहे तो उसके लिए कुछ तो उसमें जैसे उसमें आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जाम होता है वो दो होता है। एक तो आरबीआई ग्रेड जनरलिस्ट होता है और एक होता है आरबीआई ग्रेड बी स्पेशलिस्ट। तो जो जनरलिस्ट पोजीशंस होते हैं उसमें तो आपका जो दोनों में 3 फेज में होते हैं एग्जामिनेशन। तो फेज 1 जो होता है वो होता है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जो जनरल बैंक पीओ के एग्जाम्स होते हैं, प्लस एक जनरल अवेयरनेस का बहुत बड़ा सेक्शन होता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। और उसके बाद पेपर जो फेज 2 होता है उसमें एक पेपर होता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, दूसरा पेपर होता है इकोनॉमिक एंड सोशलिज्म, और तीसरा इंग्लिश। तीनों 100 मार्क्स के होते हैं। फेज 1 के बारे में तो मैं यही बताऊंगा कि जो लोग आप में से बहुत सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बैंकिंग पीओ या एसएससी या इस टाइप के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप दैट वुड बी एनफ। उसके अलावा आपको बस अपना जीके और जनरल अवेयरनेस का जो भी चीज है उसको आपको वो करना पड़ेगा, उसको आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। बैंकर्स अड्डा एक आती है, उसका जो मंथली एडिशन होता है वो पढ़ लीजिएगा तो उससे हो जाएगा वो चीज। और यहाँ तक तो ये फेज 1 की बात हो गई जनरलिस्ट के लिए। फेज 2 की जो बात होती है उसमें मोस्टली यही आता है कि आपको फाइनेंस और मैनेजमेंट का, अब देखिए पहले जो आते थे क्वेश्चंस वो थोड़े से ज्यादा सुपरफिशियल होते थे, लेकिन मैं इधर का ट्रेंड मैंने खुद दिया नहीं है, बट एज फार एज आई मतलब कम टू नो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वो थोड़े से डेप्थ में जा रहे हैं। तो एक आप सबसे अच्छा होगा कि आप सीएफए लेवल 1 का वीडियोस देख लीजिए। सीएफए लेवल 1 का वीडियोस बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, आप बहुत आसानी से मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि इसको पब्लिक भी कर दूं। तो आप सीएफए लेवल 1 का वीडियोस अगर आप देख लीजिएगा तो आपका जो फाइनेंस का जहां तक आरबीआई को चाहिए जिस डेप्थ तक वो कवर हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। और जो फाइनेंशियल जनरल अवेयरनेस है वो आप इकोनॉमिक सर्वे का 2 सेक्शन आता है, एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन और एक आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। ये दोनों सेक्शन अगर आप देख ले रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल जनरल अवेयरनेस भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में यही 2 मेन पार्ट होते हैं। जहां तक इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का बात है, वो वहां बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको इकोनॉमिक जो सर्वे आते हैं या आप लोग बाकी सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हैं उसमें जो फैक्ट बेस्ड आप लोग याद करते हैं जो चीज, वो आपको वहां काम आएगी। उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ जाने का काम नहीं है, आई विल अंडरस्कोर दैट पॉइंट। उसमें बहुत ज्यादा आप डेप्थ मत जाइएगा, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा अंडर मॉडल्स में मत जाइएगा बहुत। उसमें जैसे इकोनॉमिक जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स समझ है वो होना चाहिए, और प्लस आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया आरबीआई जो आपका जनरलिस्ट पोजीशन। आरबीआई स्पेशलिस्ट में इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में आपका डिग्री होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट। तो उसमें आपको इकोनॉमिक्स में ही टेस्ट होता है। जो पहला फेज होता है उसमें इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड फेज में इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव होता है, थर्ड फेज जो होता है उसमें इंटरव्यू होता है। तो जो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं मोस्टली। पहला सेक्शन जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, सेकंड सेक्शन जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है मोस्टली। उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से भी रहे, बट आई एम गिविंग अ वेरी ब्रॉड ओवरव्यू। और तीसरा सेक्शन जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्स का होता है।
तो आप ये जरूर ध्यान, और उसमें डिफरेंशियल मार्किंग होता है क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे होते हैं, तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज्यादा मार्क्स के होते हैं। तो आपको इसमें जो भी आपका जो फेज 1 है उसको क्लियर करने के लिए आपको नॉर्मल, आपका अगर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो फेज पार्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों में प्रॉब्लम नहीं होते, जो थर्ड होते हैं स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स उसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, और उसमें 4-4 मार्क्स से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उसके लिए आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी रिग्रेशन मॉडल्स पढ़ते हैं, जैसे OLS पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड, तो ये सब का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बहुत ज्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाना है, बट जस्ट OLS का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। FS स्कोर निकालने के लिए जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सब आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो ये चीज होता है। उसका जो सेकंड होता है वो जो सेकंड फेज होते हैं उसमें इकोनॉमिक्स ही पूछता है, वो सब्जेक्टिव होता है। उसमें आपको 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 2 सेक्शंस होते हैं, तो टोटल मिला के आपको 5 क्वेश्चंस करने रहते हैं आउट ऑफ 10, जिसमें से दोनों सेक्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो जो सेक्शन 1 होता है वो जनरली इकोनॉमिक थ्योरी पे क्वेश्चन रहता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में उसमें भी आपको मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ वाले इकोनॉमिक थ्योरी नहीं होते हैं। अगर आप रिचर्ड फ्रोएंट पढ़ लिए हैं तो इट विल कवर एवरीथिंग। और जो सेकंड उसके पार्ट होते हैं उसमें इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन होता है, तो अगर उसमें आप इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिएगा 2 साल का, तो वो भी कवर हो जाएगा। तो रिचर्ड फ्रोएंट प्लस अगर आप इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 2 साल का पढ़ ले रहे हैं, प्लस RBI रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट होती है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। ये 3 अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको राइटिंग में बहुत सारा एनफ मटेरियल हो जाएंगे कि आप आंसर कर पाएंगे वो क्वेश्चन। इस बार फिर इंटरव्यू होती है ये चीज। ओके, थैंक यू सो मच राहुल। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, फिर अभी आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? PhD के बाद आगे क्या सोच रखा है आपने? PhD के बाद मेरा प्लान यही है कि मैं आई एम ओपन टू ऑल द सेक्टर्स, आई एम ओपन टू फॉर गोइंग इन एकेडमिक्स, आई एम ओपन फॉर गोइंग इन द कॉर्पोरेट आल्सो इन द इन्वेस्टमेंट बैंक्स, and also I'm open for joining any government or international organizations. So मेरा अभी I am very open, I am going into the PhD with very open mind. I don't want to restrict myself to any one corner. नहीं, वो तो है ही। अभी हो सकता हो 10-15 साल में हम देखें राहुल को डिप्टी गवर्नर बनते हुए RBI का, क्योंकि राहुल एकेडमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और अभी न्यूज़पेपर भी आप लिख रहे हो कुछ, मैंने सुना न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी आपके आने वाले हैं इन हाँ लाइन। हाँ, तो मैं लिखते रहता हूँ, अभी कुछ मेरे आर्टिकल आए हैं। आइडियाज ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ब्लॉग है, उसमें मेरे आर्टिकल एक आए हैं WTO पे, और एक अभी आने वाले हैं इकोनॉमिक टाइम्स में बिहार अनएम्प्लॉयमेंट वूज पे कुछ दिन में। अच्छा राहुल, क्या हमारे व्यूवर्स आपको रीच आउट भी कर सकते हैं मेल आईडी पे आपकी? आपका हाँ कोई हाँ हाँ ब्लॉग है हाँ, जो आप प्लान कर रहे हैं शुरू करने का, जहां वो आपको फॉलो या ब्लॉग में लिखता हूँ, बट ब्लॉग में मैं जनरली प्रिपरेशन और ये सब चीज को मैं नहीं कवर करता हूँ। मैं जनरली अपना इकोनॉमिक इशूज या जो भी करंट इकोनॉमिक इशूज हैं उसके बारे में लिखता हूँ। तो वहाँ तो नहीं है, बट आप मुझे ईमेल करके आप जो भी चीज चाहिए या जो भी हेल्प मैं कर सकता हूँ, आई थैंक यू विल सो डू मच। इट। थैंक यू सो मच राहुल, टाइम निकालने के लिए। और और मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि राहुल ने कितने ही लोगों की जिंदगी संवार दी है। लोगों को डायरेक्शन नहीं था लाइफ में क्या करना है, पर इन्होंने जो कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग की, उसके बाद से मेरे ही कई दोस्त हैं जो अपने कैरियर में काफी बेटर कर रहे हैं पोस्ट MBA भी। सो मैं इनकी ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, उस पर आप जरूर इनसे रीच आउट करें। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, राहुल इज द गो टू पर्सन, और इनसे अच्छा मेंटर आपको कोई नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच राहुल फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सुशांत, थैंक यू।